ठीक है। तो हम लोगों ने कल जो है ये निकाला था कि जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो फॉरवर्ड का रेट निकाल लिए थे ना, आर एफ इक्वल टू निकला था ना अच्छा के भी जब बैकवर्ड में जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जिसको हम जो है आर बी कहेंगे, फॉरवर्ड में जाएगा तो आर एफ और बैकवर्ड में आएगा तो आर बी। एक चीज आपको ध्यान देना है, जो रिएक्शन का रेट है केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। जब रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट हो जाता है, ये तो बात समझ रहे हैं ना। जब बैकवर्ड में जाएगा तो सीधी जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएंगे जो है, और जब आपका फॉरवर्ड में जाएगा तो ये भी आपके तो रिएक्टेंट शुरू से ही है जो आपने ले रखा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम सीधे इक्विलिब्रियम की बात करें। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम होंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कल उतना पोर्शन हो चुका था, ठीक है। तो लिखे जरा एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल टू RB एट इक्विलिब्रियम RF इक्वल टू RB। अब RF के नीचे RF का मान लिखिए जो कल हम लोगों ने डिराइव किया था, KF इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ B। दोनों का मान हमने रख दिया, जो कल रिलेशन हमने लाया था इसकी मदद से हमको मिलेगा KF डिवाइडेड बाय KB इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ D। या KC इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू D एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। इक्वेशन नंबर where Kc इक्वल टू लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बात सुनिए जरा, ये Kc तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बताइए इसमें C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल C की अगर बात करें, के भी लिख देते तब भी तो वो कांस्टेंट हो जाता। ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ जो C आया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पर A B और C D लिए हैं वो सब के सब सॉल्यूशन फेज में। C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, जो हमने A और B लिया। देखिए जनरली एक तरह से कॉमन है कि जो भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं वो सॉल्यूशन फेज में होता है। जैसे आप लैब में जो भी आप जो है एनालिसिस करते हैं, पहले हम कहते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाइए या तो वाटर में घुला लीजिए, फिर दूसरा उसमें एसिड बेस डालिए। तो जो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वाला रिएक्शन तो कॉमन है। तो यहाँ C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को। यानी जो भी आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिया है वो कंसंट्रेशन फेज में यानी सॉल्यूशन के फेज में, ठीक है ना। C कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात ये करना है जो है कि यह जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आया है तो वो इस रिएक्शन के लिए आया है।
ए प्लस बी चेंज हो रहा है सी प्लस डी में। अब आप ये बताइए कि इसमें ए और बी कितने कितने मोल लिए गए? 1 प्रोडक्ट का कितने मोल बन रहा है? 1 मोल। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं यूनिमोलर रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं यूनिमोलर रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए ए के पहले हम 2 लिख दें 2a प्लस बी और चेंज इनटू सी प्लस डी, तब आपका रिएक्शन यूनिमोलर नहीं रहेगा, क्योंकि ए आपका 1 मोल नहीं है। देखिए जो है, हम इस तरह का रिएक्शन लेना चाहते हैं जो मल्टीमोलर है, यानी नंबर ऑफ मोल 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। 1 अगर हो गया तो हम कह देंगे यूनिमोलर। तो इस तरह का रिएक्शन जो मल्टीमोलर हो, जैसे देखिए एक रिएक्शन मैं ले रहा हूं, ये देखिए एक हमने रिएक्शन ले लिया जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और डी, अब ये एक मोल नहीं। और दूसरी बात ये भी जानिए, स्मॉल ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर 1 डालती तो यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, यानी इसका मतलब है स्मॉल ए बी सी डी की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है। तो तब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमारा जो है मल्टीमॉलिक्यूलर है। तो अगर कोई मल्टीमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तब केसी का फार्मूला क्या होगा? इसके लिए केसी का फार्मूला क्या होगा ये सोचना। तो देखिए, अगर कोई मल्टीमोलर रिएक्शन है तो फार्मूला लिखते समय करेंगे क्या, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी या कहिए एक्टिव मास ऑफ सी, तो जब एक्टिव मास ऑफ सी लिखेंगे तो देखेंगे कि सी का मोल है, तो वह नंबर ऑफ मोल उसके पावर में चला गया। केवल यही करना है। जैसे आपने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो ये तो ठीक है लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये कै मोल है, तो स्मॉल डी मोल है, तो ये स्मॉल डी इसके जो है पावर में चला जाएगा। यानी इस तरह से केसी का फार्मूला होगा, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर स्मॉल सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए, डी टू द पावर स्मॉल। इस तरह की स्थिति होगी अगर मल्टीमोलर रिएक्शन है। ठीक है, लिखे जाए, इफ द रिएक्शन इज मल्टीमोलर, इफ द रिएक्शन इज मल्टीमोलर, that is अब दैट इज के बाद ये रिएक्शन उतारना है, उतारिए, ये रिएक्शन उतारिए। और इसके बाद लिखिए देन करके आप ये फार्मूला उतारिए, फार्मूला उतारिए, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए बात सुनिए जो है। अब 2 तरह का केसी का फार्मूला आ गया। अगर यूनिमोलर रिएक्शन है तो इक्वेशन नंबर 1, और मल्टीमोलर रिएक्शन है तो इक्वेशन नंबर 2। जो नंबर ऑफ मोल है उनके पावर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सुनिए जो मान लीजिए, देखिए रिएक्शन यही है और यहाँ साइड में या नीचे ऐसे लिखा है जी, यहाँ भी लिखा है जी, यहाँ भी लिखा है जी, और यहाँ भी लिखा है। ये नीचे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है। जैसे ये देखिए लिखा ए साइड में कैपिटल डी प्लस बी साइड में कैपिटल डी, साइड में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर इस तरह से जी लिख दिया है तो इसका क्या मतलब आपको? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस फेज में,
जी केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस। अब आप कहेंगे सर यहाँ तक सी तो नहीं लिखे थे, वो हमने कहा था कि वो वाला रिएक्शन हम लोग के लिए कॉमन है। जब भी हम कोई रिएक्शन लेते हैं तो मान कर चलते हैं कि वो सॉल्यूशन फेज में ही। गैसियस रिएक्शन रेयर केस में हम कराते हैं, वो आसानी से होते नहीं है। कुछ मिलाएंगे तब तक कुछ गैस उड़ गई, सॉल्यूशन मिलाने में कुछ उड़ता नहीं है, एक सॉल्यूशन में दूसरा आसानी से मिला रहे हैं, तो वो कॉमन है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। अगर यहाँ नीचे जी लिखा है, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके गैसियस फेज में। अब देखिए जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में होंगे तो उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc नहीं बल्कि हम Kp लिखेंगे। अब यह कि P क्या है, तो P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रेशर कहाँ से आए, तो गैस से प्रेशर डेवलप करते हैं। अगर आपको जो है आपको मान लीजिए किसी सिलेंडर में गैस रखी हुई है और आपको बताना हो कि सिलेंडर में कितनी गैस है, तो ये नहीं है कि आप वजन करके बताएंगे। अगर एक्यूरेट बताना है तो उस सिलेंडर का प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर मीटर लगाएंगे और प्रेशर पढ़ेंगे कि इसका प्रेशर कितना है, उस प्रेशर के अनुसार सही से बताएंगे कि इसमें गैस कितनी। जो आप लोग गैस सिलेंडर भराने जाते हैं वो आपको बेवकूफ बनाता है या कहीं अंदाज वाला काम करता है। 3 किलो गैस भर ली, एक लोहा का ऐसे रखा है, टांग के दिखाएगा कि देखिए सर होगा कि नहीं, चाहे तराजू पर रख देगा कि सर देखिए इतना किलो हो गया, तो वो अपना नियम बनाया है। लेकिन अगर गैस को आपको क्लियर मेजर करना है तो आप उसका प्रेशर मेजर करेंगे, तब आप 100% सही बता पाएंगे कि कितना है, क्योंकि गैस से प्रेशर डेवलप करती है। तो होगा ये कि अगर ये सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसियस फेज में है तो उस समय हम Kc नहीं लिखेंगे बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp से रिप्रेजेंट करेंगे, और P वहां पर पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए आपने डाल्टन साहब का नियम पढ़ा होगा। डाल्टन साहब ने कहा था कि एक कंटेनर में 2 या 2 से अधिक गैसें ले लीजिए। जो है कोई आपका जो है, जैसे मान लीजिए हमने कोई सिलेंडर लिया जो है, और सिलेंडर में उन्होंने कहा कि 2 या 2 कम से कम 2 गैसें होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक गैसें ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने जो है गैस नंबर 1 लिया, गैस नंबर 2 लिया और गैस नंबर 3 लिया, 3 गैस ले लिया। लेकिन एक और शर्त उन्होंने रखा, ये गैसें आपस में रिएक्शन न करती, ये गैसें आपस में रिएक्शन न करती हो। अगर 3 गैस ले लिए तो गैसों का मिक्सचर तैयार हो, तो जो गैसों का मिक्सचर तैयार होगा उसको कहेंगे टोटल प्रेशर कैपिटल P। जितनी भी गैसें हैं सभी गैसों के अलग अलग आंशिक दाब के योग के बराबर। ये डाल्टन साहब का नियम है। अगर यन गैसें हैं तो वो अब Pn तक जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब कई गैसें रहेगी तो पार्शियल प्रेशर की बात हम करेंगे जो है, तो यहाँ पर जो आपका Kp होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के जगह पर Kp होगा, और यहाँ हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं वहाँ हम पार्शियल प्रेशर की बात करें। जैसे ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ C, तो हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल C। जैसे इस पर पावर स्मॉल c है, यहाँ भी पावर स्मॉल c लिखेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ B, तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर स्मॉल d, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर स्मॉल a, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर स्मॉल। तो इस तरह से अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो हम Kp की बात करें। Kp भी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये सॉल्यूशन फेज के लिए है और वो आपका गैसियस फेज लिखे जाए। सिमिलरली in gaseous reaction, partial pressure is taken, partial pressure is taken at the place of
at the place of concentration, at the place of concentration, therefore for a reaction, देखिए ये रिएक्शन उतारना है, देखिए यही लिखना है, नीचे भी लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं। उतारिए स्मॉल ए कैपिटल ए, साइड में जी या नीचे जी, जैसे लिखिए। और देख करके वो फार्मूला उतारिए के पी इक्वल टू दिस। और इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3। Relation between Kp and Kc. The relation between Kp and Kc. देखिए जो है, अब हम लोगों को दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गए। एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका Kc है और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा जो है Kp है जो है। तो अब दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए, Kc और Kp जो है, ठीक है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन? तो देखिए रिलेशन बताने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 की मदद लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देखिए Kc के टर्म में लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि इधर जो कंसंट्रेशन वाले जो टर्म है इनको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में बदलेंगे, क्योंकि Kc तो है, हमको इसी में किसी तरह से Kp लाना है, तब तो Kp और Kc का रिलेशन होगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 की मदद लेंगे और ये जो कंसंट्रेशन वाले टर्म है इनको पार्शियल प्रेशर में चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे यही हम लोग को सोचना है, इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेंगे। लिखे जाए, we know that PV equal to nRT, PV equal to nRT और P equal to n upon VRT, और P equal to n upon VRT। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ मोल। V क्या है? वॉल्यूम। अगर इसको यूनिट इसकी बनाएगा तो यूनिट होगी मोल पर लीटर। भाई मोल हो गया, V वॉल्यूम लीटर में मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होगी? कंसंट्रेशन। यानी N/V को हम सीधे सीधे C कहेंगे। C क्या है? तो कंसंट्रेशन है, तो इसको हम कहेंगे CRT। और यहाँ से C इक्वल टू होगा P डिवाइडेड बाई RT। C इक्वल टू P डिवाइडेड बाई RT। तो देखिए हमने एक तरह से इनडायरेक्ट में कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख लिया, और हम आपको बताए ही थे कि ये जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है हम इनको पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, वेयर C इक्वल टू
where C is equal to concentration in mole per liter, concentration in mole per liter, P is equal to and P is equal to partial pressure of the gas, P is equal to partial pressure of the gas, P is equal to partial pressure of the gas। चलिए अब बात सुनिए जो देखिए ये जो फार्मूला है इसको हम यूज कैसे करेंगे, अब इसका इस्तेमाल समझना है। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे आप ये देखिए हमको लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ ई, यही लिखा है ना, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ई। जब इसकी मदद से लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ई डिवाइडेड बाई आर, ये करेंगे। यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर। इसी तरह से अगर आपको लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी तो कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई आर टी, उस फार्मूले की मदद से। कंसंट्रेशन ऑफ सी लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाई आर टी। इस तरह से जो है हम इस इक्वेशन नंबर 2 में इसका मान रखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये पावर कहाँ जाएंगे, तो पावर भी उसी तरह से हाजिर हो जाएंगे। ये देखिए जैसे पावर यहाँ लगा हुआ है उसी तरह से पावर यहाँ भी वैसे ही आ जाएंगे। तो ये जो है हमारा फार्मूला हुआ कि कंसंट्रेशन को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में कैसे लिखें। तो अब इस फार्मूला की हम मदद लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगा, राइट हैंड साइड में हम पार्शियल प्रेशर वाली टर्म ला देंगे तो हमको पार्शियल प्रेशर भी मिल जाएगा। तो लिखिए आगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ putting the values of concentration term in equilibrium constant equation, in equilibrium constant equation। अब ये इक्वेशन दोबारा उतारिए, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा उतारिए। ठीक है, अब आइए हम इसमें मान रखते हैं। अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं अब ये अब आप लिखेंगे के सी कंट्रोल पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल सी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल डी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर स्मॉल डी, कैपिटल ए डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर स्मॉल ई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल सी कैपिटल बी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर स्मॉल। देखिए अब हमने मान रख दिया। अब राइट हैंड साइड में हमको केपी मिलेगा जो है, अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा। देखिए अब बात सुनिए, अब इसको हम हल कैसे करेंगे। जैसे पहला वाला टर्म अगर देखें यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा है पी सी डिवाइडेड बाई आर टी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी सी इंटू 1/आर टी। देखिए
लिख सकते हैं। और देखिए इसके ऊपर पावर स्मॉल सी है, तब पी सी टू दी पावर सी इंटू 1/RT टू दी पावर सी। ये काम हम करेंगे। तो ऊपर जब करेंगे तो इसमें ये आएगा, और जब डी वाले में करेंगे तो ये डी आएगा। इन दोनों को एक साथ रखेंगे, आरटी को एक साथ रखेंगे। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर समझ में आ गया तो हम फिर आगे लिखेंगे इंटू 1/RT टू दी पावर स्मॉल सी प्लस डी। ये देख सकते, ये करना है। दोनों को गुणा करके एक साथ, ये दोनों को एक साथ, तो पावर को टूट जाएगा। इसी तरह से हम नीचे वाला पोर्शन भी लिखेंगे। तब P कैपिटल A टू दी पावर स्मॉल a, P कैपिटल B टू दी पावर स्मॉल b, 1/RT टू दी पावर A प्लस। हम उस लाइन को इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब आप सुनिए, केवल इस पोर्शन को सोच के बताइए। इक्वेशन नंबर 3 की मदद से इसको क्या है, के पी। देखिए के पी आ गया। अब इनटू इधर वाले पोर्शन को इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, 1/RT टू दी पावर स्मॉल सी प्लस डी इंटू 1/RT टू दी पावर ए प्लस बी। सर ब्रैकेट लगा दीजिए, ये माइनस हो गया। जैसे ऊपर जाएगा वो पूरा का पूरा पावर माइनस हो जाएगा। अब आइए इक्वल टू के पी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/RT टू दी पावर सी प्लस डी और माइनस पावर टूटता है ए प्लस बी। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आपको मिल गया। चूंकि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पावर ऊपर घट जाएगी। अब रिलेशन हम लोगों का आ ही गया है, के सी इक्वल टू के पी 1/RT चलिए अब ये बताइए, ये स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, किसके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल है। ए बी किसके नंबर ऑफ मोल, तो ये बताइए प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल घटाएंगे तो क्या कहें। देखिए नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को घटाएंगे तो उसको कहेंगे चेंज इन नंबर ऑफ मोल या डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल। यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एन से। यानी हम अब यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एन। अभी आगे मैं डेल्टा एन को बता दूंगा, वैसे आप समझ ही रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट को घटाया गया है। अभी मैं नोट करा दूंगा। देखिए अब हम ये चाहते हैं, बात सुनिए, हम चाहते हैं कि आरटी ऊपर चला गया, नीचे है। यानी हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, आरटी पावर सही है कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव। ये अगली लाइन लिखिए, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसको
पॉजिटिव लिखना चाहते हैं कि ये पावर पॉजिटिव है, तो आप इसको ऐसे लिखिए के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। ये हमारा रिलेशन है। अगर चाहते हैं कि ये पॉजिटिव में रहे तो इधर वो करिए, तो ये हो जाएगा के पी इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन। तो ये देखिए केपी और केसी का रिलेशन आ गया। लिखिए वेयर डेल्टा एन इक्वल टू difference in number of moles of products and reactants अब आप इस इक्वेशन को देखिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा n। यही हमारा फार्मूला है जो Kp और Kc का आपस में रिलेशन। ठीक है, देखिए इस फार्मूला को देखिए, उसके अगर नहीं देखना और देख के बताइए कि Kp का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर डेल्टा n हां डेल्टा t टू द पावर क्यों डेल्टा n पर t टू द पावर डेल्टा t टू द पावर और t टू द पावर डेल्टा n t पे तब डिफरेंस करेगा और नंबर ऑफ मोल्स पे डिफरेंस करेगा। अरे भाई नंबर ऑफ मोल की बात मत करो, इसमें डेल्टा n के टर्म में लिखा है, इसीलिए कह रहे हैं कि इक्वेशन को ही देख के बता। केसी और डेल्टा केसी क्या है? कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट कंसंट्रेशन नहीं, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन मत कहो। सी की बात कहोगे तो कंसंट्रेशन कहोगे, तो वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? अच्छा ये बताओ ये रिलेशन किस तरह के रिएक्शन के लिए लाया गया है? वो इक्विलिब्रियम में था कि बिना इक्विलिब्रियम का था? इक्विलिब्रियम की शर्त होती है टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हमको तो लग रहा है टी भी कांस्टेंट है। भाई जो कांस्टेंट है उस पर कैसे डिपेंड करेगा? आर भी कांस्टेंट है, केसी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? केवल डेल्टा एन पर। या नहीं कहेंगे डेल्टा एन कहेंगे। अब ये सोचना है कि अगर वह डेल्टा एन पर डिपेंड करेगा तो डेल्टा एन के मान क्या क्या हो सकते हैं? डेल्टा एन के मान क्या क्या हो सकते हैं? तय हो गया कि डेल्टा एन पर, क्योंकि और सब कांस्टेंट है तो बात समझ गए, तो डेल्टा एन का मान क्या क्या हो सकता है? अच्छा डेल्टा का मान 1 हो सकता है, 1 का मतलब पॉजिटिव। चलिए डेल्टा एक बाई एक आंसर आ रहा है कि इसका मान पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है, तीसरा जीरो भी हो सकता है, और यानी डेल्टा एन के यही 3 मान समूह। डेल्टा एन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर मान लीजिए हम यन के टर्म में बात करें, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यन घुस जाएगा। अगर यन के टर्म में बात करें तो यन की क्या क्या मान संभव है? केवल पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन तभी संभव होगा जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो, तो आप यन के टर्म में बात नहीं करेंगे, आप डेल्टा एन के टर्म में हमेशा बात करेंगे, क्योंकि डेल्टा एन के 3 मान संभव। पॉजिटिव भी होगा, कब पॉजिटिव होगा? तो जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम होंगे। नेगेटिव कब होगा? तो जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, और जीरो कब होगा? जब दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। यानी डेल्टा एन के 3 मान संभव, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करें। अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो केपी केसी में क्या रिलेशन?
अगर पॉजिटिव है तब Kp Kc का क्या रिलेशन है, अगर नेगेटिव है तब उनमें क्या रिलेशन है। तीनों को अलग अलग हमको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखे जरा केस 1, केस 1 या केस फर्स्ट जो भी करके लिखिए, केस 1। If delta n is equal to 0, if delta n is equal to 0, that is the number of moles of product is equal to the number of moles of the reactants in a reversible reaction, then the value of Kp and Kc will be same. Kp और Kc का मान जो है सेम होगा, ठीक है। चलिए अब देखें Kp और Kc सेम कैसे आ रहा है। तो देखिए इस फार्मूला में हम डेल्टा n का मान रखेंगे। आइए मान में रखता हूँ Kp इक्वल टू Kc RT टू दी पावर, देखिए डेल्टा n के जगह दिया गया और किसी का भी पावर जब 0 होता है तो उसका मान होता है, यानी आप लिखेंगे Kc इंटू 1 इक्वल टू हो गया Kc। तो देखिए ये रिलेशन हमको मिल गया Kp इक्वल टू Kc और यही हमने बताया था Kp और Kc का मान सेम होगा। ये दो लाइन बता दें। अब आइए जरा देखते हैं वह कौन सा रिएक्शन है जिसके लिए Kp और Kc का मान सेम। तो सेम तब होगा जब नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हो। ये रिएक्शन है H2G प्लस I2G चेंज हो रहा है 2HIG। इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc का मान सेम होगा। देखिए रिएक्टेंट के 2 मोल, प्रोडक्ट भी आपका 2 मोल। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, यही रिएक्शन है जिसके लिए Kp और Kc का मान सेम है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेम है, Kp इक्वल टू Kc। चलिए देखिए जो तीनों केस हमको हम आपको पढ़ाएंगे, उन तीनों केस पर 3 क्वेश्चन है और आज तक वही 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है इस केस का क्वेश्चन, so that so that for the reaction उसी क्रम में लिखते रहिए। इसी रिएक्शन को दोबारा रिपीट करना है, उसी क्रम में लिख लीजिए, उसी क्रम में लिखिए। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 चेंज हो रहा है 2HI में, कॉमन लीजिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp and Kc are same,
Kp and Kc are same and given by the expression उसी क्रम में एक फार्मूला लिखना है, आप लिखेंगे given by the expression Kc is equal to 4x square a minus x b minus x is equal to Kp. Kc is equal to 4x square divided by a minus x b minus x is equal to Kp. कामा देकर लिखेंगे where स्मॉल लेटर में लिखेंगे a and b are initial number of moles of H2 and I2 respectively. Of H2 and I2 respectively. And X per mole of each have been converted to hydrogen iodide at equilibrium. चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हमारे तरफ से समाप्त हो गया। पहले पार्ट में ये बताइए कि इसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए। सब पेज देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ के बताइए कितने क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन आपको इसमें बताने हैं। दो क्वेश्चन है। पहले में क्या क्या बताना है। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि आप प्रूव कीजिए Kp इक्वल टू Kc इस रिएक्शन में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन के लिए बताइए कि Kc का मान क्या है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग आपको हल करना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ये तय करने जा रहे हैं कि Kp इक्वल टू Kc कैसे हो। हालांकि अभी आया था उसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे हल करने के लिए 2-4 लाइन लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन है डेल्टा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट minus number of moles of reactant 2 minus 2 is equal to 0। डेल्टा एन की वैल्यू हो गई 0। We know that Kp is equal to Kc RT to the power डेल्टा n। मान रखिए Kp
KP equal to KC RT to the power 0 KC into 1 equal to KC। तो KP equal to आ गया KC। तो इस तरह से हल करना है। आधा पोर्शन हो गया, आधा जब अगले दिन मिलेंगे तो बता। देखिए जो भी केसेज है सब पर आपको एक एक न्यूमेरिकल मिलेगा। जो भी केसेज हैं सब पर आपको एक एक न्यूमेरिकल, तीनों न्यूमेरिकल आज तक पूछे गए हैं, तीनों को मैं पढ़ा दूंगा। Eh,